Hello everyone, welcome to Advait Education, your one-stop learning platform for board, JEE and NEET examination। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, सेट थ्योरी। तो आपने देखा होगा मैंने ये फाइनल जो वीडियो जो हमारा क्लासेस जो स्टार्ट हो रहे हैं, इसके पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने क्लास 11 के स्टूडेंट के माइंडसेट के बारे में बात किया। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा कि एक क्लास 11 का बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, कितनी डिफिकल्टीज उसको देखनी पड़ती है, सब चीज के बारे में मैंने बात किया है। उसमें मैंने क्लास 11 के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया, किसका वेटेज कितना ज्यादा रहता है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, जेडब्ल्यू मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेडब्ल्यू एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरीथिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने एक सिमिलर वीडियो बनाया है क्लास 12 के ऊपर में, जहां पे मैंने किसके बारे में बात किया है, क्लास 12 के बच्चे के मेंटालिटी के बारे में। और ये बात आपको ध्यान रहे, एक क्लास 11 का बच्चा और एक क्लास 12 के बच्चे के बीच में जो उनका थॉट होता है कि वो लोग कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ डील करेंगे, वो डिफरेंट होता है थोड़ा सा, क्योंकि उनका सिचुएशन अलग होता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए सेपरेट वीडियो बनाया, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद जो मेरा थर्ड इंपॉर्टेंट वीडियो गया है, उसमें मैंने रोड मैप के बारे में बात किया। किसका रोड मैप? जैसे कि मैं आपका जेडब्ल्यू मेन एडवांस में आपका मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो क्या लर्निंग का फ्लो होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, किसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, सब कुछ के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, लगभग 40-45 मिनट्स का। वो वीडियो आपको देखना है। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ रहे हो, अगर आप मेरे से मैथ्स पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो सर है वो किस तरीके से डील करने वाले हैं मैथ्स को। तो ओवरऑल जो जर्नी होगा मैथ्स का स्टार्टिंग से एंड तक का, वो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसे अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे इतना कुछ है, कैसे पढ़ेंगे इतना कम टाइम में। वैसे टाइम तो कम नहीं ना, 2 साल मिल रहा है आपको, बट फिर भी कैसे उसको मैनेज करें मतलब। तो आपने देखा होगा लगभग मैंने 16-17 चैप्टर्स में उसको लिस्टिंग किया है और बहुत ही अच्छे वे में बताया कि कौन से चैप्टर को मैं शुरू करूंगा, वो कौन से क्लास में आता है, क्लास 11 के बच्चे को कैसे बेनिफिट होगा, क्लास 12 के बच्चे को कैसे बेनिफिट होगा, किस वे में मैं पढ़ाने वाला हूं, क्या मैं 11 को पहले खत्म करूंगा या 12 को करूंगा या मिक्स करूंगा, सब चीज के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा उस वीडियो में। ठीक है, तो उस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। चलो अब पॉइंट पे आते हैं। तो आप देख सकते हो सेट थ्योरी। अगर आपने रोड मैप देखा है तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो पहला चैप्टर था वो क्या था आपका, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था जो सेट रिलेशन होता है जेडब्ल्यू मेंस पे क्वेश्चन पूछते हैं, फंक्शन जो होता है वो जेडब्ल्यू मेंस एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ देते हैं उसको। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। तो हम लोग पहले सेट को कवर करेंगे, उसके बाद रिलेशन को कवर करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कैसे सेट के साथ वो कनेक्टेड है। फिर हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे, देखेंगे वो रिलेशन के साथ कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो एकदम प्रॉपर वे में। फिर हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, कैलकुलस, एकदम ना एक वे में मूव करेंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि अरे सर इतना ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना आपको लगेगा कि मजा आ गया सर, मतलब इतना इजी तरीके से कैसे हम लोग कर लिए। और मैं ना वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं जितना क्वेश्चन आपके क्लास पे कराने वाला हूं वो आपके कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि उससे आप रियलाइज करोगे। देखो जैसे मैंने सेट थ्योरी पढ़ाया, मैं कंसेप्ट के बारे में फुल डिटेल बात करूंगा, उसके बाद आपको कोई बुक टच करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। जब मैं बोलूंगा ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ, आपको जहां से लगाना है आप क्वेश्चन लगाओ, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। मोर देन 95% एफिशिएंसी के साथ आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आप कहीं का भी प्रीवियस ईयर उठा लो, कोई रेफरेंस बुक उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, किसी भी पब्लिकेशन की उठा लो, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है इस वे में सेलेक्ट किया है कि अगर वो आप सॉल्व कर लेते हो या फिर आपको पता है कि वो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, समझ रहे हो, तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन को आप टारगेट करो, लगभग मोर और लेस वही कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो एकदम चीजें आसान हो जाएंगी। तो चलो अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, सेट थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं सेट की बात करूं तो आप लोग स्कूल में भी बेसिक पढ़े हो, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। इट इज बेसिकली व्हाट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो मैं डिटेल में बताऊंगा क्या है वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, सब कुछ के बारे में बताऊंगा। अभी बस मैं ये कह रहा हूं कि आपने इसे स्कूल में भी पढ़ा है ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। और इसीलिए बहुत बच्चों को क्लास 11 में ये सेट वाला चैप्टर बहुत ईजी लगता है। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा 5 मैक्सिमम 5 आवर्स में इसको पूरा कवर कर दूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपसे पक्का बने वो क्वेश्चन। ठीक है, तो अब सेट के बारे में बात कर लेते हैं अच्छी तरीके से। सेट का आप यूज क्यों पढ़ रहे हो, पहली बात है ना, सेट को आप क्यों पढ़ रहे हो। ये ना एक बहुत ही फंडामेंटल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जो एवरी नाउ एंड देन हियर एंड देयर यूज होते रहता है, आपको पता नहीं होता है। आप देखोगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको आइडिया होगा कैसे रियल लाइफ में हम लोग इतना ज्यादा सेट को यूज करते हैं, है ना, रियल लाइफ में। फिर आपके फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स जब आप पढ़ोगे, जहां पे आप लॉजिक गेट्स एंड ऑल के बारे में पढ़ोगे ना फिजिक्स में, क्लास 12 में आता है एंड के तरफ, जब लॉजिक गेट्स के बारे में आप जब पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे जो बुलियन लॉजिक जो आप यूज करते हो वो भी सेट के साथ रिलेटेड है। जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा वहां पे मैं बेस थ्योरम, जो कि बहुत ही फेमस है प्रोबेबिलिटी में, जब मैं उसको प्रूफ कराऊंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूंगा, वहां पे आप देखोगे कि मैं प्रोबेबिलिटी को यूज करने वाला हूं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा देखने को मिलते ही रहेगा। जब मैं इनइक्वालिटी सॉल्व कराऊंगा आपसे ना, इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा, वहां पे मैं
सेट ऑपरेशंस के बारे में बात करूंगा, सेट के ऑपरेशन को मैं यूज करने वाला हूं, तो इधर उधर हर जगह पे आपको यूज होते हुए मिलेगा। ठीक है, तो ये सब मैंने कुछ यूजेस के बारे में बात किया, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले क्लास में सब सीख जाओगे और सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओवरऑल आप कितना सीखे, जब आपका 1 साल कंप्लीट हुआ या 6 महीना कंप्लीट हुआ या 3 महीना कंप्लीट हुआ, उसमें आप कितना नॉलेज गेन किया, है ना? क्योंकि कई बार आपके क्रॉस नॉलेज भी होता है, आप दूसरा चैप्टर सीखोगे, उससे आप पहले वाले चैप्टर को और बेटर वे में रिलेट कर पाते हो, है ना? तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ओवरऑल नॉलेज पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो जो सेट थ्योरी है उसमें एक मेजर पर्सन का नाम आता है जिनका नाम है जॉर्ज कैंटोर। ठीक है, क्या बोला मैंने नाम? जॉर्ज कैंटोर, है ना? क्या बोला मैंने? जॉर्ज कैंटोर। ठीक है, इन्होंने आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च, है ना, आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च अराउंड 1874 में, 1874 में, है ना, नियर अराउंड 1874 में इन्होंने क्या किया, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को बर्थ दिया जिसका नाम था सेट थ्योरी। ऐसे सेट थ्योरी उसके पहले भी कई सारे मैथमेटिशियंस यूज कर चुके थे इन वन वे और अनदर, बट 1874 में ऐसा माना जाता है कि सेट को एक पहचान मिला एज अ सेट थ्योरी, है ना, एक कंसेप्ट, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जैसा उसको क्या मिला, एक आइडेंटिटी मिला उसको। ठीक है, तो जिसका कंट्रीब्यूशन किसको जाता है? जॉर्ज कैंटोर को। ही वाज बेसिकली a German mathematician, है ना, बट एक्चुअली इनका बर्थ जो हुआ था वो रशिया में होता। ठीक है, तो ही वॉज बेसिकली रशियन, है ना, ही वॉज बेसिकली रशियन, ही वॉज बोर्न रशियन। ठीक है, वैसे इसका कोई यूज नहीं है बट ठीक है, चलो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ही वाज बोर्न रशियन बट उन्होंने अपना मैक्सिमम लाइफ जर्मनी में स्पेंड किया, जहां पे उनका डेथ भी वहीं पे हो, इसलिए उनको जर्मन मैथमेटिशियन ऐसे आपको देखता है बुक्स में देखने को, बट ही वाज बेसिकली रशियन बोर्न। ठीक है, तो जॉर्ज कैंटोर को कहा जाता है उसका क्या, फादर ऑफ सेट थ्योरी आप कह सकते हो, लाइक फादर ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है, चलो, तो ये वाला मैंने बता दिया कहां से आया, मैंने सेट थ्योरी की यूजेस के बारे में बता दिया, किसने इसको गिव बर्थ, मतलब किसने ये सेट थ्योरी को एक आइडेंटिटी दिया एज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके बारे में मैंने बात कर लिया। अब हम फाइनली पॉइंट पे आते हैं कि सेट है क्या। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करते हैं, सेट है क्या। देखो सेट है क्या, है ना, तो हम लोग सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, देखो। ठीक है, ए सेट इज अ collection of distinct well defined, है ना, distinct well defined objects। क्या बोला मैंने? distinct well defined objects called elements और members। ठीक है, called elements और members। ठीक है, ये है आपका बेसिकली क्या, सेट का डेफिनेशन। ये क्या है आपका सेट का डेफिनेशन? ए सेट इज व्हाट, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। ठीक है, तो ये हमने सेट के बारे में समझ लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, है ना, सेट ऑफ vowels in English alphabet। आप बोलोगे अरे सर ये तो हर जगह रहता है। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को समझना ही है यार, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके बाद आप खुद अपना इनन्यूमरस ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप ले सकते हो। ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए बेसिक्स एग्जांपल ले रहा हूं। सेट ऑफ vowels in English alphabet। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, लेट्स से जो सेट है उसको मैंने ए बोल दिया, ए ई आई ओ यू, है ना, क्योंकि हमको पता है कि ए ई आई ओ यू आर व्हाट, द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सेट। इन जनरल आप नोट कर सकते हो, मैं सब कुछ नहीं लिखाऊंगा, बस इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूं यहाँ पे। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, जो सेट होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या देखो, ए ई आई ओ यू, दीज आर ऑल इंडिविजुअल एलिमेंट्स। क्या है, दीज आर ऑल इंडिविजुअल एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट, व्हिच सेट, ए सेट, है ना। तो सेट को जो होता है हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो एलिमेंट्स या जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। कन्वेंशन है ना। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं पूछूंगा अगर आपका नाम राजेश है तो आपका नाम राजेश क्यों है, समझो, इट्स लाइक दैट, है ना। तो ये जस्ट एक कन्वेंशन है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, क्लियर हो गया। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, लेट्स से बी इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं, जनवरी, फरवरी,
डॉट 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 अप टू वेयर दिसंबर, है ना। ये मेरा क्या सेट हो जाएगा, बी इज द सेट ऑफ व्हाट, मंथ्स इन अ ईयर। मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बी इज द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, है ना। बी इज द सेट ऑफ, क्या लिख सकता हूं, देखो बी इज द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। चलो, तो आपको अब सेट समझ में आ चुका होगा, है ना। आपको सेट समझ में आ चुका होगा। ये एग्जांपल 1 हो गया और ये एग्जांपल 2, ठीक है। तो आपको सेट के बारे में एक आइडिया हो चुका है। अगर सेट के बारे में आइडिया हो चुका है तो अब आप मेरे से पूछोगे सर ये डेफिनेशन में जो वेल डिफाइंड इसका मतलब क्या है ना। जो डेफिनेशन में जो वेल डिफाइंड सर आपने लिखा है इसका मतलब क्या है, तो इसके बारे में बात करूंगा। अभी देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ 5 गुड पीपल, है ना, सेट ऑफ 5 गुड पीपल, तो अब ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? आप बोलोगे कि ये 5 लोग क्या है, गुड पीपल है, बट मेरे नजरों में गुड पीपल नहीं भी हो सकते हैं। इट क्रिएट्स कंफ्यूजन ना। तो जो स्टेटमेंट कंफ्यूजन क्रिएट करे या फिर जो स्टेटमेंट ऐसा बोले कि आप सेट बनाओ जो दूसरों के पर्सपेक्टिव से अलग अलग है, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से वो अलग है, आपके पर्सपेक्टिव से अलग, वो क्लियर नहीं है, मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या बोलते हो, इट्स नॉट वेल डिफाइंड। तो सेट होने के लिए वेल डिफाइंड होना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ 5 प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया, है ना, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया, तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 अगर मैं बोलता हूं प्राइम मिनिस्टर, तो आपके लिए भी फर्स्ट 5 प्राइम मिनिस्टर सेम होंगे, मेरे लिए भी सेम होंगे, किसी भी इंसान के लिए सेम होंगे। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड। सेट ऑफ भावेल्स वेल डिफाइंड, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर वेल डिफाइंड। आपके लिए भी वो क्या होता है, ईयर में 12 महीने होते हैं, मेरे लिए भी 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर नाउ, एब्सोल्युटली क्लियर। सेट के बारे में हमने डेफिनेशन देख लिया, सेट का हमने एग्जांपल ले लिया। अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया जिसको हम लोग रोस्टर मेथड बोलते हैं, मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। क्या और भी कोई रिप्रेजेंटेशन है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले उसके बारे में क्या बात करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, है ना। एक सेकंड, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन का कितने मेथड है, देखो सेट के रिप्रेजेंटेशन के जनरली हम लोग 2 मेथड के बारे में बात करते हैं। पहला वन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, है ना। इसी को आप क्या बोलते हो, टेबुलेशन मेथड, टेबुलेशन मेथड, टेबुलेशन मेथड, है ना, मेथड। इसी को आप क्या बोल देते हो, इन्यूमरेशन मेथड, है ना, इन्यूमरेशन मेथड, इन्यूमरेशन मेथड, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, लिस्टिंग मेथड, है ना, लिस्टिंग मेथड। क्या हो गया, रोस्टर मेथड, टेबुलेशन मेथड, इन्यूमरेशन मेथड, लिस्टिंग मेथड, ये सारे क्या है, एक फॉर्म है जिससे आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एग्जांपल ले लेता हूं, चलो यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे एग्जांपल, है ना, जैसे कि सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ए ई आई ओ यू, है ना। मैंने क्या बोला, सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या है, रोस्टर मेथड का रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? इसमें आप एलिमेंट्स को सीधा लिख देते हो, जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको लिस्ट कर देते हैं ना। हियर व्हाट वी डू, हियर, हियर मतलब, हियर मतलब क्या बोला मैंने, इन दिस मेथड ना, इन दिस मेथड हम लोग क्या करते हैं, we directly list the elements, है ना, एलिमेंट्स। इसलिए देखो लिस्टिंग मेथड यहाँ पे नाम दिया गया है ना, नाम से पता चलता है ना, इसलिए लिस्टिंग मेथड कहते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को ही लिस्ट कर देते हैं। सेम अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, क्या बोला मैंने, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये मैं 1 लिख देता हूं, ये मैं 2 कर देता हूं। क्या बोलूंगा मैं, देखो b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ये मैंने क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है। अगर मेरे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से हमने क्या किया, देखो सीधा एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया ना, 1 2 3 4 5 सीधा लिख दिया, लिस्ट कर दिया। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, रोस्टर मेथड। क्या बोलते हो आप, रोस्टर मेथड। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिखाऊंगा, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखो, पहला पॉइंट फर्स्ट वन है ना, फर्स्ट वन में हम लोग क्या लिखेंगे देखो, अगर मैं बोलूं कि ये एक सेट है A इज इक्वल टू, अंडरस्टैंडिंग देखो रटना नहीं है ना, बस एक बार ना दिमाग में बिठा लेना है कंसेप्ट को। ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं जिस वे में लिख रहा हूं आप रटो, है ना। अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं मैं एक वे में लिख रहा हूं, मैं अभी मतलब आधे घंटे बाद अगर मैं सेम चीज को पढ़ाऊंगा मेरा वे अलग होगा, लेकिन मीनिंग उससे सेम बाहर आएगा ना। तो अल्टीमेटली आपका वही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो आपको रटना कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूं A इज इक्वल टू लेट्स से 1 2 3 4 5, है ना, क्लियर है। अगर मैं बोलूं B इज इक्वल टू लेट्स से 2 3 4 5 1, है ना। यहां पे आपको पता है A इज इक्वल टू B, दैट मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सेट में जब आप एलिमेंट्स को लिखते हो तो ऑर्डर उनका मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में लिखे हो। आप 1 2 3 4 5 लिखो, आप 2 3 4 5 1 लिखो, आप 5 4 3 2 1 लिखो, कैसे भी लिखो क्या होगा, बोथ द सेट्स आर सेम ओनली, है ना। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, इक्वल सेट। इसके बारे में बात करूंगा, है ना, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट सबके बारे में बात करूंगा, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, ऑर्डर डज नॉट मैटर, है ना, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन अ सेट। क्या बोला मैंने, ऑर्डर in which elements are written, है ना, does not matter during set representation। क्लियर हो गया, सेट रिप्रेजेंटेशन के वक्त आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या है आपका देखो, नंबर टू, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि A इज इक्वल्स टू लेट्स से 1 3 7 8 9, ठीक है। अगर मैं बोलूं B इज इक्वल्स टू 1 3 3 7 8 8 9 9 9, अगर मैं ऐसे लिख दूं देन ऑल्सो A इज इक्वल्स टू B, इसीलिए सेट के डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जिसको आप मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हो। इसीलिए देखो यहां पे क्या देखो 1 3 7 8 9, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 3 7 8 9, है ना। ये दैट मींस बोथ द सेट्स आर इक्वल, है ना। क्यों इक्वल हुआ, बिकॉज यहां पे मुद्दे की बात क्या है, देखो मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मेक एनी सेंस। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, है ना, डज नॉट मेक एनी सेंस, डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। अभी आप सेट पढ़ रहे हो ना, सेट क्या है देखो, इट्स वेरी इजी ना, इट्स वेरी इजी, जहां पे दिमाग का यूटिलाइजेशन नहीं होता। जैसे हम लोग सेट खत्म करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन भी इजी है, फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन इंटरेस्टिंग है, मैं इंटरेस्टिंग बहुत बना दूंगा आपके लिए फंक्शन। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं जो जेडब्ल्यू का जो जर्नी होता है वो फंक्शन से स्टार्ट होगा आपका, जहां पे आपका दिमाग अब धीरे धीरे यूज होना स्टार्ट होगा, जहां पे आपको बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद से धीरे धीरे जब आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, ब्यूटीफुल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर आप कैलकुलस में एंट्री मारोगे, तब ना आपको लगेगा यार ये है जेडब्ल्यू। इसमें फील नहीं आता है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम इसमें लूंगा भी नहीं, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएगा, आपका बेसिक फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। क्लियर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। और पहला पॉइंट क्या हो गया, ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर रिटन डज नॉट मैटर ड्यूरिंग सेट रिप्रेजेंटेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको रोस्टर फॉर्म में देखने को मिल गया ना। इन जनरल अगर हम लोग सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट। तो पहला जो हमारा फॉर्म था वो क्या था देखो, रोस्टर मेथड। अब मैं सेकेंड फॉर्म के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। अब मैं सेकेंड फॉर्म के बारे में बात करने वाला हूं। सेकेंड क्या है आपका देखो, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, इसी को आप लोग क्या बोल देते हो, सिंबॉलिक मेथड, है ना, सिंबॉलिक मेथड। इसी को आप क्या बोल देते हो, रूल मेथड। इसी को आप क्या बोल देते हो, प्रॉपर्टी मेथड।
है ना, प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड। क्लियर? अब ये क्या होता है देखो, इसमें आप सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, पहले क्या था a इज इक्वल टू ए आई, पर पहले मतलब आपने क्या किया, एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया। यहां पे क्या करोगे आप, एक प्रॉपर्टी से एलिमेंट को डिफाइन करते हो, जैसे कि इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज, अगर मैं कोई एस सेट लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट px, है ना। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, इसको हम लोग रीड करेंगे, इट इज रीड एज, इट इज रीड एस, है ना, S is the set of all the elements X that satisfy the property, क्या लिखोगे, the property Px, है ना। That means Px है जो डिफाइन करता है कि x बनेगा क्या, है ना, जो Px है वो डिफाइन करता है कि x बनेगा क्या, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी एक वे है, जैसे लिखा जाता है देखो, s इज इक्वल्स टू, है ना, s इज इक्वल्स टू x सच दैट px, है ना। ये इसका मतलब सच दैट होता है, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट, SUCHTHAT, समझो, सच दैट, है ना, सिंबॉलिक वे है, सच दैट को मैथ्स में आप ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। चलो, इन जनरल अगर मैं बोलूं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, इन जनरल अगर मैं बोलूं तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, S इज इक्वल्स टू एलिमेंट, यहां पे आप क्या लिखते हो, कंडीशन, है ना, कंडीशन। इसलिए आपको कई बार देखिए इसको कंडीशनल मेथड भी कहा जाता है ना, कंडीशनल मेथड भी आप देखोगे कहीं पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट जो बनते हैं, जो एलिमेंट्स बनते हैं वो इस कंडीशन से बनते हैं, ये आपको एकदम क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर मेथड। यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को लिस्ट नहीं करते हैं, हम लोग एक प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हैं, सो दैट उस प्रॉपर्टी से हमको पता चल जाएगा कि उस सेट में है क्या, ठीक है ना। अब एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, है ना, पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, लेट्स से a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया आपका, रोस्टर मेथड हो गया ना, रोस्टर मेथड। चलो मान लो इसी को मैं क्या करता हूं, सेट बिल्डर मेथड में लिखता हूं, ठीक है। अगर इसको स्टेटमेंट में लिखना होता तो आप क्या लिखते हैं, a is the set of first 4 natural numbers, आप कैसे लिखते हैं, a is the set of first 4 natural numbers, उसी को आपने क्या लिखा 1 2 3 4 रोस्टर मेथड में, ठीक है। अगर मैं इसको किस में लिखना चाहूं, सेट बिल्डर मेथड में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो a is equals to x such that x belongs to natural number and x less than equals to 4, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना, x belongs to natural number and x less than equals to 4। इससे आपको पता चल जा रहा है एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 4, क्योंकि x को नेचुरल नंबर भी होना है, x को 4 से छोटा भी होना है या 4 के बराबर भी हो सकता है, तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे 1 2 3 4, सिंपल सा बात हो गया ना। तो दिस इज द पॉइंट, क्लियर। अगर आप चाहते तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, और a is equals to x such that x belongs to natural number and x is less than 5, है ना, लेस देन 6 नहीं कर सकते, 6 करोगे तो 5 भी आ जाएगा, बट 5 तो अब नहीं है ना यहाँ पे, समझ रहे हो। x लेस देन 5 मतलब 5 इज नॉट इंक्लूडेड, लेस देन इक्वल्स टू 4 मतलब 4 इज इंक्लूडेड। जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको इनइक्वालिटीज वगैरह तो मैं बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब मैं इनइक्वालिटीज आपको पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा मैं ये सब क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक आप बस इक्वल पढ़ते आए हो स्कूल में, बट जब इनइक्वालिटी की बात आएगी तो सब क्लियर हो जाएगा ना, एकदम टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो इस वे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे आप ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। तो अभी एग्जाम्पल का रिक्वायरमेंट नहीं, चलो और एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा बेटर वे में क्लियर हो जाए, ठीक है। और मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको बेटर वे में क्लियर हो जाए। लेट्स से एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं लिख देता हूं a इज इक्वल्स टू लेट्स से 2 4 6 8 10, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो और ये तो रोस्टर मेथड हो गया, और ये क्या हो गया आपका सेट बिल्डर मेथड, है ना। ये क्या हो गया आपका सेट बिल्डर मेथड, है ना, सेट बिल्डर मेथड में लिखा है, ठीक है। ये आपने क्या लिखा, a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, ठीक है। और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये मेंशन कर दे रहा हूं मैं, सेट जो होता है एकदम कर्ली ब्रैकेट में लिखा रहता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहे, मैं स्टार्टिंग में नहीं बताया बट आपको ध्यान रहे, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है सेट को, ठीक है।
अब अगर मैं बोलूं कि a इज इक्वल टू दिस, इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखो, इसको मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं इसको मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू x सच दैट x, है ना, 1 लेस देन x लेस देन 11, है ना, कॉमा x बिलोंग्स टू, या फिर x इज एन इवन नंबर लिख दो, x इज इवन, है ना। डिफरेंट वे से लिख सकते हो ना, किसी भी वे में लिख सकते हो, एक प्रॉपर्टी लिखना है आपको यहाँ पे क्या देना है, x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू x। आप इसको रीड कैसे करते हो? देखो, s इज, जब s इक्वल्स टू x px लिखे, अब क्या बोले, s इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स x दैट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी px। यहाँ पे क्या है, a इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स x दैट सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? ये है प्रॉपर्टी, ये है आपका प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये है आपका प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या है, ये है आपका प्रॉपर्टी, और ये x क्या है, एलिमेंट है। क्लियर हो गया? तो सेट बिल्डर मेथड क्लियर, रोस्टर मेथड क्लियर, बेसिक सेट का डेफिनेशन क्लियर। सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में उसके एलिमेंट्स को रखते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? सब कुछ डन यहाँ तक, है ना। तो यहाँ तक आपका बेसिक वाला पार्ट एकदम क्लियर हो गया। अब मैं कुछ स्पेशल सेट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग के जो सेशन है मैं छोटे छोटे रखूंगा। देखो, स्टार्टिंग के सेशन में छोटे छोटे रखूंगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, वीडियो का जो लेंथ होगा वो भी हम बढ़ाएंगे। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपके सपोर्ट और प्यार से हम लोग लाइव क्लासेस भी करेंगे, जो कि सबसे बेस्ट होने वाला है और आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, तो बस हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए रहे। जो भी देख रहे हो, फुल डेडिकेशन से आपके डाउट्स को लिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, भले आप कहीं और के पेड यूजर क्यों ना हो, भले आप कहीं और का पेड कोर्स खरीद चुके हो, आप वहां से पढ़ रहे हो, स्टिल अगर आपका डाउट वहां पर रिजॉल्व नहीं हो रहा, आपको डाउट आ रहा है, आप चाहते हो कि सर मुझे समझाने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया, क्या कोई और बेटर वे है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली वी विल गिव आवर बेस्ट एंड वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, है ना। जो आपको समझ में नहीं आ रहा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। क्या बोला मैंने? कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं, सम स्पेशल सेट्स। ठीक है, सम स्पेशल सेट्स। चलो, क्या बोला मैंने? सम स्पेशल सेट्स। ठीक है, सम स्पेशल सेट्स। ठीक है, अब कुछ अगर स्पेशल सेट्स के बारे में बात करता हूं, देखो, है ना, एन पहला फर्स्ट वन, है ना, एन, इसको मैं क्या बोलता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, नेचुरल नंबर्स क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आप फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, जैसे कि ये कन्वेंशन होता है ना, ये कन्वेंशन होता है, ऐसे लिखा रहता है बुक्स में, हम उसको फॉलो करते हैं कि इन जनरल 3 डॉट को हम लोग यूज करते हैं। जब 1 2 3 4 5 के बाद में बहुत सारे एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका क्वेश्चन हो सकता है, सिली सा क्वेश्चन हो सकता है कि सर 2 क्यों नहीं यूज करते, या फिर सर 4 क्यों नहीं यूज कर सकते। मैं बोलता हूँ अगर आप 4 भी यूज कर रहे हो, लेट्स से अगर आप 4 भी यूज कर रहे हो, मेरे को क्लियर हो जाएगा, ओके, आप डॉट 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 लिख रहे हो, लेकिन इट जस्ट ए कन्वेंशन कि हम लोग 3 यूज करते हैं, इसीलिए आप भी 3 यूज करो, मैं भी यूज करूंगा, जो राइटर होते हैं वो भी 3 यूज करते हैं, सब 3 यूज करते हैं। ठीक है, इट्स लाइक ए रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। ठीक है, चलो, ये वाला हो गया आपका। एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दैट मींस यहाँ पे एक पॉइंट में आपको क्लियर कर देता हूं, जो आपने कॉपी में लिखो। फॉर एग्जांपल, जब आप लिखते हो ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा दूंगा अभी। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से a इज इक्वल्स टू अगर 1 2 3 4 है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, 1 बिलोंग्स टू a। इसको आप कैसे लिखते हो, 1 बिलोंग्स टू ए, दैट मींस ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। इसको आप कैसे रीड करोगे, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर 1 बिलोंग्स टू ए। क्या बोला मैंने, 1, यहां पे नीचे लिख लो, 1 इज ए एलिमेंट ऑफ ए और 1 बिलोंग्स टू ए, ऐसे आप लिखते हो, मतलब ऐसे आप मीन करते हो। अगर मैं बोलूं कि 5 बिलोंग्स टू ए, है ना, तो ये तो राइट है ना, ये जो है ये आपका क्या है, राइट है, दिस वन इज राइट, ये करेक्ट है, बट ये गलत हो जाएगा, है ना, जो सेकंड वाला है वो गलत हो जाएगा, ये जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 5 इसमें एलिमेंट है क्या, नहीं है, इसीलिए आप क्या लिखोगे, देखो, आप लिखोगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये दिस इज राइट, है ना, दिस इज करेक्ट, ये आपको ध्यान रहे, दिस इज करेक्ट। ठीक है, ए में 4 एलिमेंट है,
आपने लिखा 1 बिलोंग्स टू ए, यस इट इज ट्रू क्योंकि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, है ना, दैट इज व्हाई यू हैव रिटन 1 इज एन एलिमेंट ऑफ। ये मैथमेटिकल सिंबल है। सेट में हम लोग स्टेटमेंट्स को सिंबल से यूज करते हैं ना, जैसे कि सच दैट को हमने किससे यूज किया, कोलोन से यूज किया, उसी तरीके से ये बिलोंग्स टू, है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बिलोंग्स टू ए, इतना लिखने की क्या जरूरत है, सीधा सिंबल लगा दो, काम खत्म, बस, ठीक है। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्लियर हो गया। तो बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ओके चलो, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, है ना, बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल टू दिस, कई बार क्या होता है, देखो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सम स्पेशल सेट्स के बारे में, क्योंकि कई बार देखोगे आप क्वेश्चंस में लिखा रहेगा x, x क्या है, कोई भी एक वेरिएबल है, कुछ भी एक वेरिएबल बिलोंग्स टू n, ऐसे जब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो x है वो नेचुरल नंबर ही है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको मेंशन किया गया, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, आगे जाके और बेटर वे में समझ में आएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पर आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। अब आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना सुना लग रहा है, ठीक है, अगर नहीं सुने हो थोड़ा सा इग्नोर करो, अगर सुने हो थोड़ा सा भी आइडिया है तो एक इक्वेशन दिया गया है ना, जिसका आपने रूट फाइंड किया है, लेट्स से उसमें 2 वैल्यू आया, एक आया आपका 2, एक आया आपका 2.5, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मींस ये क्लियर हो जाएगा कि जो एक्सेप्टेबल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मींस 2 को आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, 2.5 को आप नहीं लोगे, क्लियर। तो इस तरीके से कई बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू n मतलब व्हाट, x कैन टेक द वैल्यू एनी नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर वो ले सकता है, क्लियर। तो ये मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, इसी यही रीजन था मैंने बिलोंग्स टू को आपको समझाया, अभी समझ में आया, यही रीजन था मैंने बिलोंग्स टू को आपको समझाया। तो n क्या होता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर मैं बोलूं n a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या बोला मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू a, है ना, अप टू a। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल n5 will be equals to what, 1 2 3 4 5। अगर मैं बोलूं कि n17 तो क्या हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 अप टू वेयर 17, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो कई बार ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं आपको ऐसे बोल देता कि x बिलोंग्स टू n99, है ना, दैट मीन्स x जो है वो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 से लेके कहां तक 99 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्या x 100 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपने ये मेंशन कर दिया, आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई हो ही नहीं सकता x जो है वो n99 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसीलिए ये सिंबॉलिक जो नोटेशंस है इसका आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से, इसकी नीड नहीं है यहाँ पे, ओके। अब अगर मैं थर्ड बात करूं, है ना, थर्ड अगर मैं बात करूं, देखो थर्ड z और i, है ना, ये क्या होता है आपका सेट ऑफ व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है ये सब आप बेसिक स्कूल में पढ़ चुके हो, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कहीं पे भी अगर आप देखोगे ऐसे मेंशन्ड है x बिलोंग्स टू z, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, -5 -7 -99 -100 1 0 कुछ भी ले सकते हैं, एनी इंटीजर वैल्यू इट कैन टेक। इस बात का आपको क्लैरिटी हो, ठीक है, इसीलिए हमने आपको ये सिंबल बता दिया। ये यहाँ पे तो यूज नहीं होगा, लेकिन थ्रू आउट मैथमेटिक्स आपको कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, इसीलिए आपको क्लैरिटी अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर कोई क्वेश्चन सेट कर रहा है, अगर वो ऐसा सिंबल को यूज कर रहा है, दैट मींस वो ये चाहता है कि आपको भी एक अच्छा आइडिया हो सिंबल का, समझ रहे हो, तो आपको अच्छे से समझना है, आपको दिमाग में रखना है, याद करने वाला चीज नहीं यार, स्कूल में पढ़ते हो ये सब चीजें, ठीक है ना, स्कूल में पढ़ते हो आप लोग क्लास 9-10 में, आपको आराम से मिलता है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो बस रट्टा नहीं मारना, बस एक बार देख लेना, सब क्लियर है फिर, और क्या टेंशन है, ठीक है, फिर सब क्लियर है, ओके। चलो अब अगर मैं बोलूं देखो ये 1 2 3 नेक्स्ट नंबर 4, है ना, 4 में अगर मैं बोलूं आपसे क्या है, देखो 4 में अगर मैं बोलूं कि z, है ना, नॉट और i नॉट, है ना, ये क्या होता है आपका सेट ऑफ इंटीजर एक्सेप्ट जीरो। तो ये आप क्या लिख सकते हो, डॉट 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 -3 -2 -1 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये मैंने क्या बोल दिया, सेट ऑफ इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होगा, दैट इज द सिंबल। अगर मैं लिख दूं आपको x बिलोंग्स टू
एक्सक्यूज मी, अगर मैं आपको लिख दूं कि x बिलोंग्स टू z नॉट, दैट मींस आपको क्लियर होना चाहिए कि x का जो वैल्यू एक्सेप्टेबल है हर इंटीजर एक्सेप्ट फॉर जीरो। एवरी इंटीजर x ले लेगा बट जीरो नहीं लेगा वो, ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलो ये भी हो गया z नॉट और i नॉट। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, नंबर 5, है ना। नंबर 5 में क्या बारे में बात करेंगे हम लोग, z प्लस और i प्लस, है ना। ये क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको आप क्या लिखोगे, देखो इसको आप लिखोगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जो जीरो होता है -3 -2 -1 नेगेटिव इंटीजर एक्सेप्टेड नहीं है। जो जीरो होता है इट इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट इज लाइक ए न्यूट्रल इंटीजर, है ना, इसलिए हम जीरो को नहीं लिखते। इसको आप क्या बोल सकते हो, एन भी बोल सकते हो ना, इसी को आप क्या बोल सकते हो, एन भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं, है ना, ई क्या होता है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ व्हाट, इवन इंटीजर्स। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स क्या लिखोगे आप, देखो दैट इज इक्वल्स टू, देखो -4 डॉट 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 -4 -2 0 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, है ना। -4 के पहले डॉट 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 का मतलब क्या है, और भी नंबर होंगे ना, -8 -6 सब नंबर्स होंगे वहां पे, ठीक है। एंड जीरो इज कंसीडर्ड एज एन इवन इंटीजर। आपने स्कूल में पढ़ा है जीरो इज कंसीडर्ड एज व्हाट, एन इवन इंटीजर। कई बच्चों को डाउट होता है नंबर सिस्टम में, तो मैं क्या करूंगा पता है, एक वीडियो बना दूंगा जहां पे ना मैं पूरा नंबर सिस्टम के बारे में बात करूंगा, है ना, क्या क्या होता है, एवरी डिफरेंट टर्म जो आपको देखने को मिलता है, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जितने आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं ना, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बारे में पूरा ना मैं एक 1.5 घंटे का एक वीडियो ही बना दूंगा जहां पे मैं पूरा उसी के बारे में बात करूंगा, एकदम बेसिक से लेके जहां तक नंबर सिस्टम आपको जानना चाहिए। क्लियर हो गया। अभी आपको पता है कि जीरो इज एन इवन इंटीजर, मैं यहाँ पे सीधा लिख दिया। सेट में ये सब बातें नहीं करता हूँ, जबरदस्ती का लेंथ हो जाएगा ना, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर मैं 7 की बात करूं, ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ये क्या हो जाएगा, डॉट 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 -3 -1 1 3 5, है ना, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। क्लियर हो गया, ओके। अगर मैं 8 नंबर की बात करूं, 8 नंबर की, ठीक है, 8 नंबर में क्या हो जाएगा, देखो 8 नंबर में क्या हो जाएगा, क्यू। ये क्या होगा आपका, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, है ना। अब रेशनल नंबर्स क्या होता है, देखो इज इक्वल्स टू, इसको मैं किसमें लिखता हूं, सेट बिल्डर मेथड में लिखता हूं, ठीक है। एक्स सच दैट x is equals to p by q where p and q are integers and q not equals to 0। ऐसे में डिफाइन कर सकता हूं, देखो क्योंकि रैशनल नंबर को आप कैसे डिफाइन करते हो, एनी नंबर डिफाइन कैसे करते हो, स्कूल में पढ़ते हो, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equals to 0 is known as what, a rational number। इसलिए मैंने बोला कि एक एलिमेंट x है जो किस प्रॉपर्टी को वो करता है, सेटिस्फाई करता है, p by q where p and q are integers। इंटीजर्स क्या है, अभी अभी आपने पढ़ा -2 -4 -1 -7 सब कुछ जितने हैं, 0 1 2 3 सब कुछ क्या है आपका, इंटीजर्स। तो p and q कुछ भी हो सकता है, q जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में जीरो मतलब बहुत बड़ा गड़बड़, बहुत बड़ा घोटाला, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, चीजें कैसे दिक्कत में आ जाती है जब आप डिनोमिनेटर में जीरो कर देते हो, पूरा मतलब समझ रहे हो, बहुत बार आएगा ना, पूरा इंजीनियरिंग में भी ये सब चीजें आप देखोगे, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो एट द डिनोमिनेटर क्रिएट्स ह्यूज प्रॉब्लम्स, इसीलिए q नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ये सब के बारे में और डिटेल में बात करेंगे ना हम लोग यार, किसी नंबर को जीरो से कैसे डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज इक्वल्स टू दिस, डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे लेट्स से नंबर 9, है ना, q प्लस के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, देखो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना, एक्सेप्ट जीरो, है ना। तो जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर ना, क्यों, p बाय q, p तो जीरो हो सकता है ना भाई, p अगर जीरो हो गया तो जीरो बन जाएगा पूरा x एलिमेंट, वो भी रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट जीरो, इसको आप कैसे लिखोगे, देखो x such that x is equals to p by q where p comma q belongs to z नॉट लिख दो, काम खत्म ना। एंड q नहीं, अगर ऐसे लिख देते तो काम ही खत्म हो गया ना, अगर आप ऐसे लिख देते तो काम ही खत्म हो गया, है ना।
x क्या है, p बाई क्यू है, वेयर p q बिलोंग्स टू z नॉट। z नॉट क्या डिफाइन किया था आपने, कुछ भी हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता p और q का वैल्यू। तो बस काम खत्म हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिस इज q पॉजिटिव, सॉरी q नॉट है ना, ये q नॉट है, दिस इज नॉट q पॉजिटिव, दिस इज q नॉट, ओके करेक्ट कर लेना, दिस इज q नॉट। अगर q पॉजिटिव होता तो क्या होता, चलो मैं q पॉजिटिव के बारे में बात कर लेता हूँ, नंबर 10 है ना, दिस इज q नॉट, ठीक है। नॉट मतलब जब भी नॉट आएगा ध्यान में रखना जीरो नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, जीरो नहीं होगा। q प्लस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर कैसे डिफाइन करोगे, देखो दैट इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू p बाय q वेयर either p comma q are positive, are both positive, है ना, और both नेगेटिव। क्लियर हो गया, ऐसे आप लिख सकते हो, क्योंकि देखो अगर दोनों पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव बाय नेगेटिव इज आल्सो पॉजिटिव, तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। चलो ये आपका नंबर 10 आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नंबर 11। नंबर 11 क्या है, देखो नंबर 11 आर, इट इज व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। सब कुछ ना, जितने नंबर है सब आएंगे इसमें, पूरा नंबर लाइन है ना, पूरा नंबर लाइन, लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे मैं, पूरा नंबर लाइन, जितने नंबर है, जितने पॉसिबल रियल नंबर है सब कुछ आ जाएंगे, है ना। क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं नंबर नेक्स्ट r माइनस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, क्योंकि रैशनल और इरेशनल मिलकर क्या बना देंगे, रियल नंबर बना देंगे, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है आपका, देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको आप इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में नहीं रख पाओगे कभी भी। फॉर एग्जांपल पाई हो गया, √2 हो गया, है ना, फिर आपका क्या हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ढेर सारे ऐसे नंबर्स है जो इरेशनल नंबर्स है ना। उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते हो, p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, p बाय क्यू फॉर्म में, दैट इज इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। तो ये जब आप रियल नंबर से रैशनल को हटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, इरेशनल नंबर्स। क्लियर हो जाएगा। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा इन जनरल, आपको x बिलोंग्स टू r माइनस क्यू ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना, ऐसा देखने को नहीं मिलता है, फिर भी मैं बात कर लिया, ओके चलो ओके। क्योंकि इरेशनल नंबर तो मैथ्स में अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है ना, मतलब इरेशनल नंबर भाई क्यों ऐसा होता है कि आप p बाय क्यू फॉर्म में नंबर को नहीं लिख पाते, नंबर इटसेल्फ इज एवरीथिंग ना, मतलब पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा अगर आप नंबर को ही हटा दिया वहां से। समझ लो, एक सिंगल किसी नंबर को हटा दो, 1 या 0 को ही हटा दो, चलो पूरा मैथ्स खत्म, बर्बाद पूरा मैथ्स, समझ लो। तो नंबर इज लाइक द एंसेस्टर ऑफ मैथमेटिक्स आप बोल सकते हो, उसके बिना नहीं है मैथ्स, मतलब ठीक है। चलो बहुत सोचने में अजीब लगता है ना, किसने बना दिया नंबर, किसने सोच लिया नंबर, कहां से आया, वायर, बहुत सारे क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल, समझ रहे हो, इट्स ब्यूटीफुल, पर चलो इट्स नॉट ऑफ आवर कंसर्न एज ऑफ नाउ, ओके। अगर मैं 13 नंबर की बात करूं तो क्या है, देखो सी, ये क्या है आपका, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपका तीसरा चैप्टर बनेगा, सेट रिलेशन फंक्शन, देन थ्योरी ऑफ इक्वेशन, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले इसके बारे में, है ना। इटसेल्फ एक चैप्टर ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग ऐसे मैथ्स में सिचुएशन आते हैं जिसको हम लोग रियल नंबर से हैंडल नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स एक नए डायमेंशन की जरूरत होती है, दैट मीन्स टू कवर दैट डायमेंशन वी इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका सिग्निफिकेंस वाइड स्प्रेड है, मतलब इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता तो कितने सारे कैलकुलेशंस रुक जाते हैं, इंजीनियरिंग में कितने चीज आपको देखने को ही नहीं मिलते, समझ लो, बहुत सारे डिवाइसेस जो आप आज के जमाने में आप यूज करते हो कुछ देखने को ही नहीं मिलते आपको, समझ लो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x सच दैट x इक्वल्स टू a प्लस आई बी। आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है a प्लस आई बी वेर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल एंड i इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। इस तरीके से आप डिफाइन करते हो, ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो, है ना।
एक्स एलिमेंट है सच दैट a प्लस आई बी एक्स इस फॉर्म में ही रहेगा ना, इस फॉर्म में रहेगा जहां पे a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल ना, a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल। अब आप बोल सकते हो कि सर a कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू रियल हो रहा है दैट मींस a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो सर b जो है वो जीरो भी हो सकता है। अगर b जीरो हो गया तो x इक्वल्स टू a, दैट मींस x इज अ रियल नंबर। तो ठीक है ना, दैट मींस जो रियल नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगर पार्ट ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर आता है, रियल नंबर के अंदर बाकी सब आता है, रैशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब कुछ, इवन, ऑड, समझ रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगर पार्ट, उसके अंदर में रियल नंबर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू नो, है ना, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि कई बार अगर मान लो एग्जाम में सीधा ऐसे लिख दिया x बिलोंग्स टू z, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंटीजर की बात कर रहा है, जो x जो वेरिएबल है। अब आप बोलोगे सर आप क्या वर्ड यूज कर दिए वेरिएबल, बात करेंगे ना, अभी सुन तो लो यार, कॉपी में लिख लो बस। x अगर कोई वेरिएबल हो तो बस z वैल्यू ही ले सकता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छा क्लैरिटी होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज का ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है तो आपको बाद में ना बहुत दिक्कत होती है, समझ लो। ये छोटी छोटी चीजों का ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण बाद में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी आपको लगता है कि सर ये सब चीजें तो एकदम सिंपल सी चीजें हैं, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्या करेंगे पढ़ के सर। यही अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, यही एटीट्यूड होता है जहां पे आपको प्रॉब्लम होने शुरू होते हैं। आपको एहसास नहीं होता है बट आपको प्रॉब्लम होने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग जीरो हो जाता है, आपको समझ में ही नहीं आता है क्वेश्चन के बारे में, समझ रहे हो। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यहीं पे रखता हूँ, छोटे छोटे सेशंस में करता हूँ। ठीक है, अभी मैं फिर से नेक्स्ट सेशन आपके लिए लाने वाला हूँ, वैसे तो एक ही साथ शूट होने वाला है अभी, बट मैं सोचा कि चलो अभी ब्रेक कर देता हूँ ताकि जो वीडियो का जो थंबनेल रहेगा ना, आप देखो यूट्यूब पे क्या है 2021 में सब कुछ अवेलेबल है, अगर आप अच्छे से सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट हम चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट एक ही जगह पे मिले और ऑर्गेनाइज वे में मिले, इसीलिए जो हमारा थंबनेल होगा उसमें स्पेसिफिकली लिखा होगा कि ये जो वीडियो है इसमें किस किस टॉपिक से बात की गई है, किस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में टॉपिक्स का नाम मेंशन्ड होगा, चैप्टर का नाम होगा, टॉपिक का नाम मेंशन्ड होगा, जिस ऑर्डर में उसको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी होगा, ताकि आप थंबनेल देख के समझ जाओ अच्छा इस वीडियो में सर लोगों ने ये पढ़ाया, तो आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको रैंडमली चीजों को सर्च नहीं करना पड़ेगा। इस बात का एश्योरेंस मैं आपको देता हूं जब मैं सेट थ्योरी खत्म करूंगा। अभी तो देखो ये चैप्टर ही इजी है, मतलब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये इजी है तो मैं क्या कर सकता हूं, है ना। तो डिफिकल्ट चीजें पे हम लोग मूव करेंगे ना धीरे धीरे, उसके लिए आप क्यों वरी कर रहे हो। लेकिन ऐसा तो नहीं कि इजी है तो उसको हम छोड़ देंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो देखूंगा कितना इजी और आप कितना क्वेश्चन कर लेते हो। ठीक है, अब ये लाइव क्लास तो हो नहीं रहा है, रिकॉर्डेड है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर सारे क्वेश्चन बन गए, सर नहीं बने, सर 50% बने, सर 30% बने, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इजी होते हुए भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, श्योर नहीं बनेंगे, मेरे को पता है, या फिर आप गलत बनाओगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलो अब बस जर्नी स्टार्ट हो गया है, अब धीरे धीरे बस हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपसे हम जल्द से जल्द कनेक्ट हो और लाइव क्लासेस पे आए, क्योंकि अभी लाइव क्लासेस का ट्रेंड है। लाइव क्लासेस इज लाइक एक आपको एक ऑफलाइन क्लास की तरह फील दिलाता है, जहां पे आप लाइव टाइम में डाउट्स को पूछ सकते हो, इंटरेक्ट करने में मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। ठीक है, बट ठीक है, इसके लिए आपका सपोर्ट का जरूरत होगा, आपका प्यार का जरूरत होगा। हम अपने एंड से बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको जो कुछ भी चाहिए फ्रॉम आवर एंड, जो भी हमसे पॉसिबल है हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। इस बात का एश्योरेंस देते हैं कि आपको पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे सारे, चाहे आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा लो, इतना अच्छे से आपको क्लैरिटी होगा। बस आपको सब कुछ देखना है, इजी है तो आपको इग्नोर नहीं करना है ना। क्योंकि अगर देखोगे एज ए टीचर अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए सेट भी उतना ही ईजी है जितना मेरे लिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी उतना ही ईजी है जितना मेरे लिए कैलकुलस ईजी लगता है ना। जो आप लोग पढ़ोगे, अगर किसी बच्चे ने पढ़ के ये वीडियो देखा है उसको आइडिया होगा, है ना। अगर आप ड्रॉपर हो लेट्स से तो आपको आइडिया होगा मैं क्यों कैलकुलस वर्ड यूज किया। अगर आपको 3D डिफिकल्ट लगता है तो हमारे लिए इजी है, तो हमारे लिए तो सभी कुछ इजी है ना। बट क्या हम आपके लिए वो सब कुछ इजी बना पाते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से सेट आपको इजी लगता है आपके लिए सारा चैप्टर इजी बन जाएगा। बस आपका प्यार सपोर्ट रहना चाहिए, आपका डेडिकेशन रहना चाहिए, आपका मोटिवेशन रहना चाहिए। जो हम गाइड करें आप उसको फॉलो करो, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। ओके, फिर चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे टॉपिक्स करेंगे, फिर हम लोग फाइनली क्वेश्चंस को लेंगे। ओके, चलो थैंक यू सो मच, गुड बाय।